बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैचलर्स में वेलकम है आपका। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम PHY 301 का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे लूप को एनालाइज करना, डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं और कपलिंग इक्वेशन। ये तो हमने पढ़ा हुआ। डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, एनालाइज करना लूप को हमें पता है ना कैसे करते हैं, और कपलिंग इक्वेशन भी हमें पता है कैसे बनाते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, देखिए जब करंट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए ना जिसका हमें आंसर ना पता हो, और उसको हम फिर डिपेंडेंट कह देते हैं, यानी वो किसी और वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखें वी नोट लिखा हुआ, वी नोट का आंसर हमें नहीं पता। वी नोट का आंसर हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। जब ये वी नोट हमें फाइंड हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे और फिर हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं क्या कहूँगी कि ये वाला जो करंट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ। फिर अब यहाँ पे देखें, पिछला वाला कुछ स्टेप यूज़ हुआ इसमें करंट है दरमियान में लगा हुआ है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अपने मतलब एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लूप बनाऊँगी जिसमें ये दोनों पार्ट्स एक एक लूप के अंदर, एक मैश के अंदर कवर हो जाए, और साथ में ये एक लूप भी बनाऊँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इनकी मैं इक्वेशन बना लूँगी। V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। ये वी नोड है, वी नोड, ठीक है, इस इक्वल टू रेजिस्टेंस ये लिखा हुआ, इसके साथ रेजिस्टेंस 3 आ गया इस आर की जगह। आई जो है यहाँ पे I1 और I2 दोनों लाइंस अटैच हो रही हैं ना, ये लाइन और ये दोनों लाइंस यहाँ पे अटैच हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी I1 प्लस I2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे I1 और I2 जो है आपस में प्लस क्यों हो रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन के ऊपर पर मबनी करता है आपका। देखें I2 की डायरेक्शन भी ऊपर को जा रही है, ये करंट जो लगा हुआ है डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, और ये I1 जो है ना, ये भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो ना, हमारे पास डायरेक्शन को हम देखते हैं, तो फिर हम उसमें प्लस माइनस की साइन को लगाते हैं। अगर आप ऊपर नीचे डायरेक्शंस हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ करते हैं, फिर हम लिखते हैं I2 माइनस I1, ऐसा करके लिख देते हैं। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर हम I1 प्लस I2 कर देते हैं, जैसे ये हमने अभी किया, ठीक है। अब यहाँ पे I1 की वैल्यू गिवन की गई है, I1 इज इक्वल टू 2V नोट ओवर IK, ठीक है। इसके अंदर V नोट की वैल्यू पुट कर दूंगी, ये V नोट की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ार 4, और ये वाली वैल्यू ऐसी ही पड़ी हुई है ओवर 1K। ये 1K ओवर के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिखें ना लिखें बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये वाला 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 हो गया, और फिर इससे इसके साथ हुआ तो 4I2 हो गया। I1 इज़ इक्वल टू 4I1 प्लस 4I2 हो गया। ये वाला 4I2 एक तरफ ही रहा, ये उधर जाके माइनस का होके -3I2 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसके साथ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी -4/3I2, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये एक परमानेंट आंसर नहीं आया अभी आपका, ये टेम्पररी है। टेम्पररी कैसे है, क्योंकि I1 की वैल्यू के अंदर I2 भी आ रहा है, I2 की वैल्यू गिवन ही नहीं है, यानी ये टेम्पररी हुआ, ठीक है। परमानेंट तब होगा जब एक परमानेंट आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, KVL लूप लिखेंगे, लूप की इक्वेशन, ठीक है। लूप 2 की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि लूप 2 ही हमने इस पूरे सर्किट को इनक्लोज करके बनाई है ना, ताकि इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाए। तो लूप 2 की इक्वेशन लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, फिर इस 4 को लिखेंगे, ये 4 अकेला आएगा, और ये 4 जो है ये 2 और 1 दोनों इसके साथ आएंगे, और फिर ये 2 है, इस 2 के साथ भी 1 और 2 दोनों आएंगे, ठीक है, प्लस होंगे। यहाँ पे देखिए प्लस हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्शंस अभी मैंने आपको बताया, और -6 है, इक्वल की उस तरफ जाके +6 हो जाएगा। ये इक्वेशंस तो अब आपको बनानी आ गई होंगी मेरे ख्याल में, अगर नहीं है तो पीछे वाले लेक्चर्स कुछ दोबारा देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4I1 4I2 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2I1 2I2 हो जाएगा। I1 और I2 की वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस करके ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये देखें, ये पूरा जो है ना, ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल पे इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 5 आ गया, ठीक है।
अब इसके अंदर आप इस वैल्यू को पुट कर दें, I1 की वैल्यू जो निकाली थी ना इसके अंदर पुट कर दें। पुट I1 वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, कोई भी नाम दे दिया अगर इसको ABC I1 I2 कोई भी नाम दे दें। तो जब इसके अंदर इसको पुट किया ना, ये वाला तो ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही आ गया। 3i की जगह 4/3 पुट कर दिया, 3 से कैंसिल, -4 आ गया, ये लिख दिया, और 3 भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, I2 आपस में माइनस हो गए, 5i2 में से 4i2 माइनस किया, 1i2 हो गया, और 3 इसका आंसर आ गया। अब ये जो I2 की वैल्यू आई है ना, इसको आप किसी इक्वेशन में पुट करके एक करंट I2 करंट यानी दूसरा करंट आया ना, तो पहला करंट भी फाइंड कर लें। ये देखें I1 की वैल्यू परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी थी, तो हमारे पास अब ये वाली वैल्यू जो है I2 की, ये एक टेम्पररी नहीं परमानेंट वैल्यू आई है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस I1 की वैल्यू को भी परमानेंट लेने के लिए पुट कर दूँगी इसके अंदर I2 को। तो I1 इज़ इक्वल टू -4/3, I2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 3। ठीक है, 3 से कैंसिल, तो -4 इसका आंसर आ गया, -4 I1 का अब आंसर आ गया -4। ठीक है, ये I0 का आंसर आ गया -4। जो भी हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर करंट्स को दोनों को हमने पुट कर दिया, I1 I2 को पुट करके हमने V0 का आंसर निकाल लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वोल्टेज हमने फाइंड करना है, वोल्टेज V0 यानी वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। तो V0 फाइंड करने के लिए फिर से मैं क्या करूँगी, ये देखें ये वाला करंट है लगा हुआ है दरमियान में, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अपने साथ ले रहा है। ठीक है, अपने साथ अटैच में ले रहा है, और ये वाला बाहर की तरफ है, और ये जो है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। जो डायमंड शेप में होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है, और जो राउंड शेप में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इनके लूप्स बना लूँगी। इसको मैंने सुपर मैश लूप में लिख दिया, यहाँ इनको अलग अलग करके मैंने लिख दिया, इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने से पहले मैंने करंट भी लिख दिए। I3 की तरफ करंट आ रहा था तो नेगेटिव लिख दिया, ये I2 की तरफ भी करंट आ रहा था तो इसको भी नेगेटिव लिख दिया। और ये Vx की वैल्यू है, ये देखें ये Vx लिखा हुआ है, इसके साथ एक I3 करंट है, और इसी के साथ इसी लूप के अंदर इसी मैश के अंदर I4 भी है। तो Vx इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, और ये देखें ये डाउनवर्ड में जा रहा है, नेगेटिव डाउनवर्ड में जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँगी। और साथ में जो इसका ये रेजिस्टेंस है ना, नहीं सॉरी, ये इस रेजिस्टेंस का माइनस लगा हुआ है, वो तो ठीक है सेम ही है। ये रेजिस्टेंस का -1 लगा हुआ है, 1 के, और ये माइनस जो है इस रेजिस्टेंस का लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब ये वाली वैल्यू गिवन है, फिर से मैं क्या करूँगी, इसको लिख के वैल्यू पुट कर दूँगी जैसे पहले किया। I1 के अंदर इस Vx की वैल्यू लगा दी, तो ये 2 ऐसे ही रहा, ये 2 ऐसे ही रहा, Vx की जगह उसकी वैल्यू लग गई। ठीक है, 2 Vx की जगह I3 प्लस I4 लग गया, माइनस में था तो माइनस यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, और ये नीचे ओवर के नीचे ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लिखें ना लिखें बराबर ही है। यहाँ पे I4 ऐसे ही रहा, और I3 की जगह ये वाली वैल्यू जो है ना, ये मैंने लिख दी -1, और ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +2 और +2, सॉरी माइनस है ना, माइनस इसके साथ हुआ तो प्लस हो गया, जब माइनस इसके साथ हुआ तो माइनस हो गया, -I4। ठीक है, ये आपके पास I1 का आंसर आ गया, एक टेम्पररी वैल्यू आई है, बस आपके पास एक इक्वेशन आई है। ठीक है, अब क्या करूँगी, जो हमने लूप बनाई थी ना उसको मैं लिख लूँगी। हाँ जी, ये वाली लूप 4। ठीक है, ये लूप 4, इसकी इक्वेशन लिख लूँगी मैं यहाँ पे। ये इक्वेशन लिख ली, इसको सिंप्लीफाई किया, I4 जो थे वो सब आपस में प्लस होकर 6I4 हो गए, और ये 1 ऊपर दूसरी तरफ जाके ये वाला -1 हो गया। ठीक है, और I4 इधर ही रहा, 6 उसके साथ डिवाइड होकर -1/6 I4 का आंसर आ गया। V0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन उसकी लिखी जैसे पहले लिखी थी, उसके अंदर I1 I3 I4 जो भी वैल्यूज़ फाइंड की थी ना, जो गिवन है उसके मुताबिक हमने I3 और I4 की वैल्यू पुट कर दी, और V0 का आंसर निकाल लिया हमने। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि फाइंड लूप करंट्स। लूप आपने फाइंड करने हैं, लूप के कितने करंट्स हैं, कैसे हैं, कितने, जो भी है। ठीक है, फाइंड आपने करने हैं, डायरेक्शंस वगैरह भी देखेंगे इनमें।
तो देखें यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं फिर से इस करंट की वजह से मजबूरी में मैं इसको फिर से एक मैश लूप के अंदर, सुपर मैश लूप के अंदर इनक्लोज कर दूंगी मैं। ठीक हो गया। और साथ में इसकी मैं इक्वेशन भी लिख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज की बात नहीं हो रही, तो कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं होगा। मैंने लिख लिया इसको, इक्वेशन लिख ली मैंने। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ ना इक्वेशन लिखने के लिए, ऐसे यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ से नीचे तो नहीं आ रही, तो यहाँ से ऊपर जा रही हूँ मैं, तो मैं पहले नेगेटिव वाला टर्मिनल देखूँगी, तो नेगेटिव टर्मिनल यानी -7 लिखूँगी मैं। और फिर उसके बाद ये 1 है, और 1 के साथ I1 और I2 दोनों अटैच है। I1 और I2 देखें, अब ये डायरेक्शन जो है ना ये अलग अलग में आ गई। ये सुपर मैश अलग डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। और उसके अलावा ये फिर से देखें I3 और I2, ये I3 I2 फिर से अलग डायरेक्शन में, फिर से यहाँ माइनस आएगा। तो ये आपको पता चल गया डायरेक्शन कैसी होती है, कैसे प्लस माइनस इसके अंदर लगा देते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अंदर हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई। हमने इसको रख लिया, और फिर इसी तरह हमने मैश 2 की भी इक्वेशन बना ली। बना के हमने दोनों को सिंप्लीफाई करके एक दूसरे के इक्वल रख के उनको सोल्व कर लिया, जैसे हम पहले करते आए हैं। सोल्व करके देखें, कोई टेबल पढ़ा, टेबल पढ़ के देखा कि वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर नहीं होते तो उनको कर लेंगे टेबल वगैरह पढ़ के। तो हमने क्या किया, 24 कट आउट हो जाते हैं। दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये 24 हो गया, और ये वाला भी 24 हो गया, यानी 24 I2 पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से हमने इन दोनों को एक बना दिया, और फिर बाद में ये कट गए। ठीक है। मैंने कहा आपको टेबल भी बता दूं, फिर कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे देखें, एक I1 है, एक I2 है, और एक I3 है। अभी सिर्फ I2 कट हुआ, I1 और I3 बाकी हैं। फिर से इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इनको यूज़ किया, सोल्व किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया उन्होंने इन दोनों को करके, I3 का आंसर आ गया। I3 एक तरफ रहा, 14 इसके साथ डिवाइड हो गया, और 2 14 2 28, I3 का आंसर आ गया 28। I3 के आंसर को हमने 1 इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, यानी I1 माइनस I3 इज़ इक्वल टू 7। इसके अंदर I3 को पुट कर दिया, I1 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7। 3 उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, तो 9 बन गया। तो यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यूज़ नहीं, I3 और बस I1 की वैल्यू आई है। I2 की अभी लेंगे, कोई इक्वेशन ले लें जिसके अंदर आप I2 को सोल्व मतलब वैल्यू लेने के लिए सोल्व कर लें। तो ये वाली इक्वेशन ली है, कहते हैं कि 2 के अंदर हमने किया I1 एंड I2 इन 1 के अंदर